2016 टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने 273 रन्स बनाए थे, जिसमें उनका एवरेज 91 का था। और दो इम्पॉसिबल चेजेस उन्होंने इस वर्ल्ड कप में ऐसे करे थे जिसने बता दिया था कि वर्ल्ड क्रिकेट में अब सिर्फ एक ही खिलाड़ी का राज होने वाला है, जिसका नाम है विराट कोहली। पर इस वर्ल्ड कप की कहानी में विराट कोहली अकेले नहीं थे। उनके साथ थे कप्तान MS धोनी, रोहित शर्मा, शिखर धवन, युवराज सिंह, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, आशीष नेहरा जैसे कई सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी जिन्होंने वो मोमेंट्स देखे हैं, वो लेगेसी बनाई है और जानते हैं कि अगर टीम इंडिया को ट्रॉफी जितानी है या वर्ल्ड कप का वो खिताब जिताना है तो उसके लिए आखिर क्या मेहनत लगती है। पर इतने सारे बड़े नाम होने के बावजूद टीम इंडिया वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। और आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये टीम इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद लड़खड़ा गई, इस वीडियो के अंत में हम इस बात को जानकर ही रहेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये कहानी सिर्फ विराट कोहली की नहीं थी, बल्कि पूरे टीम की थी। और इस वर्ल्ड कप ने ये बात बहुत अच्छे से प्रूव करती थी कि अगर कभी भी किसी टीम को वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट जीतना है तो कभी भी एक खिलाड़ी काफ़ी नहीं होता। पूरे टीम को अच्छे से फंक्शन करना पड़ता है, अपने रोल्स अच्छे से निभाने पड़ते हैं, और शायद इसी वजह से कोई टीम वर्ल्ड कप जैसा खिताब उठाती है। 2016 की उस टीम में इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। ओपनर्स की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा और शिखर धवन थे, जो अभी वाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे और अपनी छाप छोड़ चुके थे। इसके अलावा अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उसमें युवराज सिंह, सुरेश रैना, MS धोनी जैसे दिग्गज और वरिष्ठ खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें एक्सपीरियंस कूट कूट के भरा था। इसके अलावा अगर हम लीडरशिप और फिनिशिंग की बात करें तो उसमें तो टीम इंडिया का कोई जवाब था ही नहीं। MS धोनी अभी भी टीम इंडिया के कप्तान थे और एक ऐसे लीडर, एक ऐसे विजनरी थिंकर जो जानते थे कि ऑपोजिशन को कैसे आउटविट करना है, कैसे उनसे एक कदम आगे रहना है, और शायद उनका शातिर दिमाग टीम इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। गेंदबाजी में भी आशीष नेहरा, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल थे, जो इस टीम को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और काफी ज्यादा स्ट्रांग बना रहे थे। इसके अलावा दो ऐसे खिलाड़ी भी थे इस टीम में जिन्होंने अभी अभी टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था, और ऐसे यंग बडिंग खिलाड़ी, ऐसे एक्स फैक्टर्स जो टीम इंडिया के लिए आज की डेट में सबसे बड़े मैच विनर्स हैं। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या उस टाइम तो काफी ज्यादा रॉ थे, उनमें पोटेंशियल बहुत था, बट उनकी वर्ल्ड लेवल पे बिल्कुल वो स्टैंडिंग नहीं थी जो आज उनकी है। आज इतने बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं ये दोनों कि कभी भी अगर टीम इंडिया परेशानी में होती है तो यही दो खिलाड़ी आज टीम इंडिया को सबसे पहले याद आते हैं। 2016 टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में हमें एक ऐसा रियलिटी चेक मिला जिसने बता दिया था कि शायद इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की राह उतनी आसान नहीं होने वाली, इवन दो ये वर्ल्ड कप अपने ही होम कंडीशंस में हो रहा है। पहला मैच टीम इंडिया 15 मार्च 2016 को न्यूजीलैंड से खेलती है नागपुर के मैदान पे, और वहां पर टीम इंडिया बॉलिंग से बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। एक टर्निंग ट्रैक बनाई गई थी जहां पर स्पिनर्स ने बहुत अच्छा किया और न्यूजीलैंड को सिर्फ 126 रन तक ही रोक दिया। यहां से तो हर किसी को ही लगा था कि टीम इंडिया 127 रन शायद 15-16 ओवर में ही बना लेगी और एक बहुत अच्छा स्टार्ट इस वर्ल्ड कप कैंपेन में टीम इंडिया को मिल जाएगा। पर न्यूजीलैंड भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि एक टर्निंग ट्रैक है और यहाँ पे स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी परचेज है। चाहे वो बात हो मिचेल सैंटनर की, ईश सोडी की या फिर नेथन मैकलम की, हर किसी ने यहाँ पे इंडियन बैटर्स को बहुत बुरी तरह नचा दिया। रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना, युवराज सिंह, किसी की भी नहीं चली और पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर बहुत बुरी तरह फेल हो गया। विराट कोहली ने थोड़ी फाइट दिखाई, उन्होंने 23 रन बनाए, पर उनके अलावा पूरी की पूरी टीम ढेर पड़ गई। कप्तान MS धोनी ने बहुत कोशिश करी, उन्होंने भी 30 बॉल में 30 रन की पारी खेली, पर वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं थे टीम इंडिया को इस मैच में जिंदा रखने के लिए। और इसके बाद हमें यह भी देखने को मिला कि डबल फिगर्स में सिर्फ विराट कोहली, MS धोनी और रविचंद्रन अश्विन ने ही रन्स बनाए थे। पूरी की पूरी टीम इंडिया 79 रन्स पे ऑल आउट हो गई, और वहां से हमें एक बात समझ आ गई कि टीम इंडिया का ये बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, और अगर इस टीम में विराट कोहली या धोनी नहीं चलते तो ये टीम हमेशा के लिए लड़खड़ा जाएगी और शायद सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाएगी, जो कि इस टीम के लिए बहुत ही शर्म की बात हो सकती थी। अब 15 मार्च के बाद टीम इंडिया का मुकाबला था अपने आर्च राइवल्स पाकिस्तान से, जो कि 19 मार्च को खेला गया था। ये मुकाबला खेला जा रहा था ईडन गार्डन्स कोलकाता में, जिसकी शुरुआत पहले से ही बहुत अच्छी हो गई थी जब अमिताभ बच्चन ने इंडिया का नेशनल एंथम गाया। उसके अलावा हमने काफ़ी जानी मानी हस्तियों को, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को इस मैच में भी देखा, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया पे पहले से ही प्रेशर बन गया था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी कि यहाँ पर तो वो कमबैक ज़रूर कर लेंगे।
मैच में पहले बारिश होती है और बारिश की वजह से ये मैच 18 ओवर का हो जाता है। MS धोनी टॉस जीतते हैं, पहले गेंदबाजी करते हैं और वापस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इस टीम में दिखता है। गेंदबाजी जैसी पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई थी, कुछ वैसी ही हुई और पाकिस्तान अपने 18 ओवर में सिर्फ 118 रन ही बना पाई। यहाँ पर देख के तो लग ही रहा था कि टीम इंडिया आगे ज़रूर है इस मैच में, पर जिस तरीके से उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में वो कोलैप्स हुआ था और पाकिस्तान अपने दिन पे कई लोगों को सरप्राइज कर देती है, कई टीम्स को चकमा दे देती है, वो देखते हुए पाकिस्तान को भी रूल आउट करना बड़ा मुश्किल था। तो अब मुकाबला बहुत ज़्यादा कड़ाकेदार बन गया था और अब टीम इंडिया के बल्लेबाजों पे वो अपॉर्चुनिटी थी कि वो खुद को रिडीम करें और इस मैच में दिखा दें कि इस टीम का बैटिंग ऑर्डर अभी भी बहुत ज़्यादा जानदार है। जैसे ही टीम इंडिया 119 रन चेस करने आई, उनका स्टार्ट फिर से खराब रहता है। रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना सब फिर से बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं और इंडिया का स्कोर 23 रन पे 3 विकेट हो जाता है। 23 for 3 से तो फिर से लगा कि वही पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही है और यहाँ पे तो अब टीम इंडिया अपना मुंह काला करा लेगी अगर वो पाकिस्तान से अपने घर में एक वर्ल्ड कप के मैच में हार जाए। पर विराट कोहली अभी भी क्रीज पर बने हुए थे और वो जानते थे कि अगर वो थोड़ा सा टिक गए तो इस मैच को आसानी से जिता देंगे। और जब जब विराट कोहली अक्रॉस फॉर्मेट्स पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं, उनमें एक अलग ही आत्म प्रकट हो जाती है। और यही हमने देखा कि स्कोर ज्यादा था नहीं, ज्यादा रन चेज नहीं करने थे, तो उन्होंने अपने चेस को सिंगल डबल से बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया और टीम इंडिया को देखते ही देखते एक अच्छी पोजीशन में डाला। युवराज सिंह, जिन पे काफी सवाल उठ रहे थे, काफी ज्यादा बातें हो रही थी कि उनका एक्सपीरियंस काम नहीं आ रहा है, उनसे वो परफॉर्मेंसेस बिल्कुल नहीं आ रही है, यहां पर युवराज सिंह ने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस तो नहीं बट थोड़ा बहुत एक ऐसा नॉक खेला जिसने मिडिल ऑर्डर को बचा के रखा। उन्होंने 50-60 रन की पार्टनरशिप विराट कोहली के साथ करी और खुद 24 रन की एक अहम पारी जरूर खेली। वहां से जब युवराज सिंह आउट हुए तो MS धोनी बल्लेबाजी करने आए और धोनी और विराट कोहली दोनों ने मिलकर टीम इंडिया के लिए मैच आसानी से फिनिश कर दिया। और एक मैच जिसमें फिर से जान हलक में चली गई थी और लग रहा था कि यहाँ से टीम इंडिया फिर से ना हार जाए, फिर से वो बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स ना कर जाए, विराट कोहली, युवराज सिंह और MS धोनी ने दिखा दिया कि टीम इंडिया कमबैक करना जानती है। और सारे क्राउड के सामने, अपने आइडल के सामने विराट कोहली ने ये चेज पूरा किया और सचिन तेंदुलकर को ये दिखाया कि उनकी लेगेसी अब विराट कोहली ही कैरी करेंगे और शायद एक ना एक दिन उनसे बड़े खिलाड़ी भी बन सकते हैं। हर कोई ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि विराट कोहली अभी इस टीम की हेवी लिफ्टिंग कर रहे हैं और उनके बिना टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर या उनकी बैटिंग प्रोग्रेस कुछ है ही नहीं। और जिस दिन विराट कोहली फेल हो गए, टीम इंडिया शायद 100 रन भी ढंग से नहीं बना पाएगी। अब 23 मार्च 2016 को होली से एक दिन पहले टीम इंडिया का मुकाबला होता है बांग्लादेश से M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में और यहां पर देखकर तो लग रहा था कि बांग्लादेश जैसी टीम को तो इंडिया बहुत आराम से हरा देगी। पर जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग करी। वहां पर फिर से हमें टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर स्ट्रगल करता हुआ ही नजर आया। रोहित शर्मा, शिखर धवन ने एक पार्टनरशिप जरूर करी बट वो इंपैक्ट बिल्कुल नहीं क्रिएट करा। उसके अलावा अगर हम बात करें, विराट कोहली भी इस मैच में अपने यूजुअल बेस्ट पे नहीं दिखे और 24 रन पे उन्होंने भी अपना विकेट गंवा दिया। सुरेश रैना ने एक हैंडी पारी जरूर खेली, उन्होंने 30 रन बनाए 23 बॉल्स में और उसी के चलते शायद टीम इंडिया का स्कोर 145 तक पहुंच गया था। पिच भी थोड़ी अजीब सी थी, यूजुअल बैंगलोर वाली पिच नहीं थी जो बहुत हाई स्कोरिंग होती है, जिसपे खूब सारे रन बनते हैं और बॉल शायद थोड़ा रुक कर आ रही थी। और जिस तरीके से चाहे हम सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या और एंड में हम धोनी के फिनिश की बात करें, टीम जैसे तैसे करके 145 तक पहुंच गई थी। हम ये बात जानते थे कि ये रन तो बिल्कुल भी काफी नहीं है और टीम इंडिया को जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ के गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर उनको ये मैच जीतना था और सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखनी थी। पर एक चीज जो टीम इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप में अच्छी हो रही थी वो थी उनकी गेंदबाजी। चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बहुत बुरी हार मिली थी पर टीम इंडिया की बॉलिंग ऑन पॉइंट थी। उसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ भी 118 रन ही बनने दिए उन्होंने उनके, और वहां से ही समझ आ रहा था कि टीम इंडिया की बॉलिंग तो सही कर रही है बट बैटिंग में बहुत फ्लॉज है। और यही हमें इस दिन भी देखना था कि क्या टीम इंडिया की बॉलिंग आज अच्छा कर सकती है जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 146 का टारगेट होता है और ये मैच बिल्कुल 50-50 जा रहा होता है। इंडिया भी विकेट्स लेती है, बांग्लादेश भी पार्टनरशिप बना रही होती है और कहीं कहीं तो लग रहा था ये मैच इंडिया भी जीत सकती है या बांग्लादेश भी जीत सकती है। और आखिरी ओवर तक तो मैच ऐसा पहुंच गया था जहां हार्दिक पांड्या इस टीम का आखिरी ओवर डाल रहे थे और बांग्लादेश को जीतने के लिए चाहिए थे 11 रन। यहां से लग रहा था कि हार्दिक पांड्या जो बहुत ही यंग थे, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस थे, देख के लग रहा था कि रहीम जैसा एक एक्सपीरियंस बैटर ये रन्स तो आराम से बना देगा। और शुरुआत भी कुछ वैसी हुई थी जहां 5 बॉल में बांग्लादेश को 10 रन चाहिए थे और मुशफिकुर रहीम 2 बॉल पे 2 चौके लगा देते हैं।
अब बांग्लादेश को जीतने के लिए 3 बॉल में 2 रन चाहिए थे और सारे बांग्लादेश के फैंस जो स्टेडियम में मौजूद थे एकदम खुशी से पागल हो गए। मुशफिकुर रहीम खुद खुशी से पागल हो गए और खुद बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट तभी करने लग गए। बांग्लादेश का खेमा, हर कोई ये बात जान चुका था कि उन्होंने शायद टीम इंडिया को हरा दिया है और हम इंडियन फैंस को भी लग रहा था कि अब तो इंडिया के हाथ से मैच चला ही गया है। पर जैसा हम जानते हैं कि क्रिकेट में बिना थ्रिल, बिना ड्रामे के आज तक कुछ नहीं हुआ और T20 फॉर्मेट में तो बिल्कुल भी नहीं। यहां से कौन ही जानता था कि हार्दिक पांड्या अपने करियर की 3 बेस्ट डिलीवरीज डाल देंगे। जहां पर उन्होंने चौथी बॉल पे मुशफिकुर रहीम को आउट कर दिया, वो बॉल कैच हो गई और रविंद्र जडेजा ने एक बहुत अच्छी कैच ली। उसके ही अगले बॉल पे महमूदुल्लाह, जो बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी एक और थे, उनको स्ट्राइक मिली, उन्होंने भी छक्का लगाने को देखा और वो भी शिखर धवन के हाथों आउट हो गए। और अब मैच एकदम पलट गया था, जहां एक बॉल में बांग्लादेश को जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे और 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर थे। जिस तरीके से उन्होंने आखिरी बॉल पे प्लान किया था कि वो थ्रो नहीं करेंगे बल्कि वो तेज भागकर रन आउट करने को देखेंगे, उसने तो ये दिखा दिया कि धोनी से बेहतर मास्टरमाइंड आज तक पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि कोई भी और कप्तान होता वो तो थ्रो करने को देखता और थ्रो से ही सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि आप टाइम से खिलाड़ी को रन आउट कर दो। आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए होते हैं, मुस्तफिजुर रहमान स्ट्राइक पे होते हैं, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे होते हैं, फिर ये बॉल मिस कर देते हैं और धोनी के हाथों में वो बॉल आ जाती है। और जिस तरीके से धोनी उस दिन चीते की तरह तेज भागते हैं और रन आउट कर देते हैं, वहां से तो क्लियर हो गया कि इंडिया ये मैच जीत चुकी है और एक मैच बिल्कुल डेड एंड बरेड हो चुका था। बांग्लादेश के हाथों ह्यूमिलिएशन मिलने वाली थी, वहां पर धोनी के इस चमत्कार ने टीम इंडिया को ये मैच जिता दिया और अभी भी उनको सेमीफाइनल में जिंदा रखा। अब टीम इंडिया 2 मैच जरूर जीत चुकी थी और आखिरी मैच जो उनका ऑस्ट्रेलिया से बचा था, अगर वो जीत जाते तो सेमीफाइनल में इनकी जगह पक्की हो ही जाती। इससे पहले हम वर्ल्ड कप में आगे की बात करें, आगे के मैचेस पे थोड़ा ध्यान दें, उससे पहले ये बात समझना जरूरी है कि ये टीम कहां पर लैग कर रही थी। रोहित शर्मा, शिखर धवन ऑन पेपर तो बहुत अच्छे ओपनर्स थे, पर रोहित शर्मा से वो स्टार्ट्स नहीं मिल रहे थे, वो इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा था और वो जो हिटमैन का रूप उनका ऑलरेडी हमें ओडीआईज में सबसे ज्यादा देखने को मिला था, T20 में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। और एक बहुत बड़ा साइन था कि ओपनिंग में ही अच्छी शुरुआत नहीं मिल रही थी और ओपनिंग से वो टोन सेट बिल्कुल नहीं हो रही थी। शिखर धवन का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, वो भी काफी ज्यादा बिलो एवरेज रहे और हमें ये देखने को मिला कि ऑलरेडी ये टीम टॉप ऑर्डर में स्ट्रगल कर रही है। विराट कोहली जो कर रहे थे वो तो सबने देखा ही। इसके अलावा अगर हम युवराज सिंह की बात करें तो अपने यूजुअल बेस्ट से तो वो बहुत ज्यादा दूर थे। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक मैच सेविंग इनिंग जरूर खेल दी थी, बट फिर भी वो वाले युवराज सिंह तो बिल्कुल नहीं जो हम 2007 में देखा करते थे या 2011 के वर्ल्ड कप में देखा करते थे। उनके अंदर से वो फाइटिंग स्पिरिट, वो बाइट चली गई थी और वो वाली बात उनके अंदर नहीं रही थी कि वो मर मिट जाए पर अपनी टीम को जिताए बिना वापस ना आए। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर आ रही थी इस टीम में, जहां पे एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। आशीष नेहरा उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं दे पा रहे थे, उतनी विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। स्पिनर्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस जरूर दी, सुरेश रैना ने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो 100 बात की एक बात यही निकल के आती है कि विराट कोहली के अलावा बल्लेबाजी किसी से भी ढंग से नहीं हुई। MS धोनी अंत तक जरूर रहते थे, कोलैप्स होने से बचा जरूर लेते थे, बट वो छोटी मोटी पारियां उन्होंने जरूर खेली जिसने टीम इंडिया को मैचेस में जीत दिलाई। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज्यादा नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बातें हो रही थी यहाँ पे, जहाँ पे इतने बड़े खिलाड़ी जो हमने अभी तक बात करी थे जरूर, बट उनका वो इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं था जो हुआ करता था। तो लैक ऑफ एप्लीकेशन, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग के चलते टीम इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रही थी, पर कहीं ना कहीं से जीतने का एक मौका तो ढूंढ ही रही थी। और लक भी बहुत ज्यादा साथ दे रही थी टीम इंडिया का, जहां पे उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा मैच जीता जहां पर उनको नहीं जीतना चाहिए था। और पाकिस्तान में तो विराट कोहली और युवराज सिंह का थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन था और धोनी ने एंड में फिनिश कर दिया। और अब टीम इंडिया के लिए एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन चुका था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये मुकाबला 27 मार्च को खेला गया था, जो कि मोहाली में हो रहा था और यहां पर टीम इंडिया का जीतना एकदम अनिवार्य था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ टॉस जीतते हैं, पहले बल्लेबाजी करते हैं और यहां पर टॉस बहुत ज्यादा क्रूशियल भी होने वाला था। मोहाली का बड़ा ग्राउंड जहां पे शॉट्स लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, चौके छक्के मारना बहुत मुश्किल होता है, वहां पर पहले बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा स्कोर बना सकती थी। और जिस तरीके के खिलाड़ी उस टीम में थे, चाहे हम एरन फिंच की बात करें, डेविड वार्नर की बात करें या फिर हम शेन वॉटसन, ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, सारे के सारे खिलाड़ी फॉर्म में थे और देखकर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन देने वाली है।
पर एक चीज का बदला जो टीम इंडिया लेना चाहती थी ऑस्ट्रेलिया से, वो था 2015 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पे खेला गया था, उन्हीं की सरजमी पे खेला गया था, और हम सब जानते हैं कि एससीजी के उस सेमीफाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बुरी तरह हराया था। ये बात हर कोई जानता था, और अब अगले साल इंडिया की सरजमी पे वो ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे कि सेमीफाइनल में इंडिया ही जाने वाली है। मैच शुरू होता है, उस्मान ख्वाजा, एरन फिंच बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं, पर टीम इंडिया के गेंदबाज कमबैक जरूर कर लेते हैं। बीच में स्पिनर्स चोक करने की कोशिश जरूर करते हैं और वहां पर ऑस्ट्रेलिया की रन गति पे रोक बहुत आराम से लग जाती है। वहां से देखकर लगता है एक टाइम पे जो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 200 रन भी बना सकती है, वहां से अब लग रहा था कि टीम इंडिया 150-160 से ज्यादा नहीं बना पाएगी। और जिस तरीके से पूरे बैटिंग ऑर्डर को चोक करके रखा, उन्हें फ्रीली रन नहीं बनाने दिए, वहां से तो ये लग रहा था कि फिर से बॉल से एक डिसिप्लिन परफॉर्मेंस हमें देखने को जरूर मिलेगी। जैसे तैसे करके ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 160 रन बना लेती है, जो कि अभी भी एक फाइटिंग स्कोर था। और यहाँ पे फिर से बैटर्स को अच्छा करना था, साथ देना था विराट कोहली का, और यहाँ पे ये पूरी कोशिश करनी थी कि टीम इंडिया इन रन्स को चेज आराम से कर ले। पर होता फिर से वही है कि ओपनर्स का फिर कोलैप्स हो जाता है, और इसके बाद फिर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी हैवी लिफ्टिंग की ड्यूटी विराट कोहली पर ही आ जाती है। एक टाइम पे स्कोर अब 49 फॉर 3 हो गया था, और आदत सी बन गई थी टीम इंडिया की कि टॉप ऑर्डर कुछ करेगा ही नहीं, सब कुछ विराट कोहली ही करेंगे। और वही हमें होता हुआ दिख रहा था। पर विराट कोहली उस पूरे वर्ल्ड कप, उस पूरे साल गॉड मोड में थे, और उन्होंने तो पीछे हटने का नाम लिया ही नहीं था। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि मोहाली में अपने शॉट्स खेलना थोड़ा मुश्किल है, खुद को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और फर्स्ट सिंगल्स और डबल्स से ऑपोजिशन को चोक करना पड़ेगा। वो तो काम वो बखूबी करते ही आए हैं, और अपने चौके छक्के से ज़्यादा अपने करियर में विराट कोहली ने अगर बॉलर्स को परेशान किया है तो वो सिंगल्स और डबल्स लेने के तरीके से। और जिस तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट्स विराट कोहली और MS धोनी के बीच में हो रही थी, उसने तो ये बता दिया कि इन दोनों का साथ में तो कोई जवाब होता ही नहीं है। दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है। MS धोनी विराट कोहली का साथ देते हैं और अपनी विकेट बिल्कुल नहीं गंवाते। और वहां से हमें यह देखने को मिलता है कि युवराज सिंह को भी एक इंजरी हो जाती है और वो वर्ल्ड कप से वहीं पे बाहर भी हो जाते हैं। इसके अलावा टीम इंडिया 95 फॉर 4 थी, और यहां से जीतना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था, पर विराट कोहली ने तो आराम से इसको चेज कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो और MS एंड तक रह गए तो मैच खत्म करके ही आएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ जब विराट कोहली ने सिंगल डबल्स तो इंटेंसिटी से लिए, फिर बाद में अपने सारे शॉट्स खेल दिए और ऑस्ट्रेलिया को वहीं खत्म कर दिया। ऐसा फ्रस्ट्रेट कर दिया ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज को, चाहे वो नेथन कूल्टरनाइल हो, शेन वॉटसन हो या फिर जेम्स फॉकनर हो, किसी के पास भी उनकी बैटिंग का जवाब नहीं था। और विराट कोहली शायद अपने T20 करियर की सबसे अहम पारी खेल जाते हैं। वो बनाते हैं 82 रन्स 51 बॉल्स में, और यहाँ से अब लग गया था कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में जा रही है, और अब जो भी ऑपोजिशन आएगा उसको हरा के टीम इंडिया वो ट्रॉफी भी अपने घर में ज़रूर जीतेगी। और जिस तरीके से वो चेज हुआ, धोनी ने भी उनका साथ दिया। धोनी ने आखिर में वो विनिंग शॉट लगाया, उसने ये दिखाया कि धोनी एक विजनरी लीडर है, एक कप्तान है, और वो जानते हैं कि अपने बेस्ट खिलाड़ी को आखिर सपोर्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे टीम इंडिया जीत गई, हर कोई विराट कोहली की औ में था। एक ऑस्ट्रेलियन टीम जो सबको नचाती थी, आज उन्हीं के पास किसी बात का जवाब नहीं था। वो खुद होपलेस हो गए थे और वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके थे। पूरे देश में खुशी का माहौल हो जाता है, क्योंकि टीम इंडिया फाइनली सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, और अब तो लग रहा था कि शायद टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत सकती है। बाकी खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे विराट कोहली के अलावा बैटिंग में, बट फिर भी हम इंडियंस को होप तो जरूर हो गई थी। अब बारी आ जाती है 31 मार्च 2016 की, जब टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के सामने वो सेमीफाइनल खेलती है। और ये टीम माइटी वेस्ट इंडीज थी, क्योंकि इस टीम में शामिल थे लेजेंड्स। अब बारी आ जाती है 31 मार्च 2016 की, जहां वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और वेस्ट इंडीज का सेमीफाइनल खेला गया था। हमने एक बात बहुत अच्छे से देखी थी कि वेस्ट इंडीज की टीम बिल्कुल गोटेड थी, और ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने काफ़ी टूर्नामेंट्स इस टीम को जिताए थे, और ऐसे खिलाड़ी जो T20 सुपरस्टार्स थे। चाहे हम क्रिस गेल की बात करें, कप्तान डेरेन सैमी की बात करें, उसके अलावा ड्वेन ब्रावो, एंड्रे रसेल, और न जाने कितने खिलाड़ी थे जो इस टीम को पहले से ही बहुत ज़्यादा डेंजरस बना चुके थे। लेंडल सिमंस टीम में तो पहले नहीं थे, बट उनको एंड मोमेंट में सेमीफाइनल खेलने के लिए बुलाया गया था, और कौन ही जानता था कि वो अपने लाइफ की सबसे अहम पारी उस दिन खेल जाएंगे। और फिर होना वही था कि मुंबई के मैदान पे डेरेन सैमी टॉस जीतते हैं, गेंदबाजी करते हैं, और इस मैदान पे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। हम सब जानते हैं शाम को वानखेड़े में कितनी ड्यू आ जाती है, और डिफेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और शायद उसी ड्यू का खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा, क्योंकि जितनी नो बॉल्स उस दिन वो डाल रहे थे और जितनी हाथ से उनके बॉल फिसल रही थी, उसने तो
तो ये दिखा दिया कि टीम इंडिया की किस्मत थी ही नहीं इस मैच में। और अगर हम इंडिया के बैटिंग की बात करें, रोहित शर्मा ने फाइनली स्टार्ट दिया और उनके साथ इस बार अजिंक्य रहाणे ओपन कर रहे थे। रहाणे ने भी एक ऐसी पारी खेली जो स्टेबलाइज तो कर रही थी इनिंग्स को, बट उसमें इंपैक्ट कम ही था। वो बनाते हैं 40 रन 36 बॉल में, बट रोहित शर्मा पावर प्ले में इस बार अच्छा स्टार्ट दे देते हैं। वो खेलते हैं 43 रन की पारी 30 बॉल्स में, और यहां से अब टीम इंडिया को वो प्लेटफॉर्म मिल गया था। विराट कोहली जिस फॉर्म में थे, उन्होंने फिर से एक 89 रन की पारी खेल दी, और MS धोनी और उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और धोनी के लास्ट के कैमियो ने टीम इंडिया को 192 के टोटल तक पहुंचा दिया। और देखकर तो लग रहा था कि काफी अच्छा स्कोर है, बट फिर भी जो फायर पावर वेस्ट इंडीज के पास थी उसके हिसाब से 10-15 रन फिर भी कम ही लग रहे थे। और हम सब जानते थे कि क्रिस गेल का विकेट बहुत जरूरी है, मार्लन सैमुअल्स का विकेट बहुत जरूरी है, जो क्लच मैचेस में वेस्ट इंडीज के लिए हमेशा से अच्छा करते थे। और ऐसे सीनियर खिलाड़ी तो बहुत सारे भरे हुए थे इस टीम में जो वेस्ट इंडीज को कभी भी जिता सकते थे। स्टार्ट टीम इंडिया के लिए बहुत ही सपने जैसा होता है, जहां पे क्रिस गेल आउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मार्लन सैमुअल्स भी अपना विकेट गंवा देते हैं। 2 क्विक विकेट्स टीम इंडिया को मिल जाती है, और यहां से देख के तो हमें लगता है कि ईडन गार्डन्स में जो 3 अप्रैल को फाइनल होने वाला है वो टीम इंडिया ही खेलने वाली है और जीतने वाली है। और इसके अलावा हमने देखा कि जिस तरीके से नो बॉल्स डल रही थी, बॉलर्स अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे, शायद उसी ने टीम इंडिया को इस मैच में कॉस्ट किया। रविंद्र जडेजा की बहुत पिटाई हुई, अश्विन ने काफ़ी नो बॉल्स डाली, और हार्दिक पांड्या भी उस दिन अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं थे। जसप्रीत बुमराह की भी काफ़ी नो बॉल्स गिरी, और शायद इसी वजह से टीम इंडिया ये मुकाबला नहीं जीत पाई, क्योंकि लेंडल सिमंस 3 बार आउट होने से बचे थे। तो इस मैच का विलन पहली बार टीम इंडिया की बॉलिंग बनी, और बैटिंग ने पहली बार अच्छा किया। तो एक ऐसा कैंपेन रहा टीम इंडिया का जहां एक चीज़ अच्छा कर रही है तो दूसरी बिल्कुल नहीं कर रही, दूसरी कर रही है तो पहली चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। तो बिल्कुल वो यूनिसन नहीं बैठा, वो प्लेइंग 11 में वो जेलिंग नहीं हुई, और इसी वजह से टीम इंडिया कभी इधर की रही कभी उधर की, वो फुल डोमिनेशन कभी नहीं दिखा पाई, और सेमीफाइनल में ही टीम इंडिया बाहर हो गई। हालांकि सेमीफाइनल तक पहुंचना भी एक कमेंडेबल एफर्ट होता है, आप नॉकआउट स्टेज तक जा तो रहे हो, बट वो एंड मोमेंट पे आप वो मोमेंट अपना नहीं बना पा रहे हो। तो ये एक दिक्कत हो रही थी टीम इंडिया के साथ, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे फ्लॉज निकल के आ रहे थे, जहां पे बड़े नामों ने परफॉर्म नहीं किया, और सारी डिपेंडेंस विराट कोहली पे आ गई। विराट कोहली इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट जरूर बने, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जरूर बने, और क्यों ना बनते, क्योंकि उन्होंने 5 मैच में 273 रन बनाए थे 90 प्लस की एवरेज पर, और उनसे बेहतर खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में कोई था ही नहीं। कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज को लक ने फेवर किया, ड्यू ने फेवर किया, और वो ये मुकाबला 7 विकेट से जीत गए। एंड्रे रसेल ने भी 43 रन की पारी 20 बॉल में खेली, और उससे पहले जॉनसन चार्ल्स ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी वेस्ट इंडीज के लिए, और उन्हें मैच में जीवित रखा था। विराट कोहली ने तो इस मैच में एक विकेट भी ले लिया था, और आखिरी ओवर में वो टीम इंडिया के लिए 8 रन डिफेंड भी कर रहे थे। तो सब कुछ अब विराट कोहली पे आ गया था, जब बॉलिंग भी उन्हीं से हो रही थी, बैटिंग भी उन्हीं से हो रही थी, और कहीं ना कहीं एक सॉरी फिगर टीम इंडिया की दिखा रहा था कि इंडिया विराट कोहली के अलावा शायद कुछ है ही नहीं। तो सवाल का जवाब तो अब बिल्कुल सिंपल है कि आखिर क्यों टीम इंडिया वो मोमेंटम ग्रैब नहीं कर पाई, वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई अपने होम कंडीशंस में, क्योंकि उनको कभी वो मोमेंटम नहीं मिला, वो यूनिसन नहीं मिला जहां पे सारे खिलाड़ी ने मिलकर परफॉर्मेंस दी। और शायद इसी वजह से वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, और वेस्ट इंडीज जैसी टीम ये वर्ल्ड कप जीत गई, क्योंकि सारे T20 के सुपरस्टार खिलाड़ी मिलकर खेल रहे थे और अच्छा भी खेल रहे थे। तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग थी इस इंडियन टीम में, और शायद इसीलिए ये वर्ल्ड कप टीम इंडिया के हाथ बिल्कुल नहीं आया। तो आखिर इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का असली विलेन क्या था, या क्या ऐसा मोमेंट था, क्या ऐसी चीज़ थी जिसने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने से रोका? आप भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।